हेलो एवरीवन। तो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। अच्छा, जैसे तुम्हें पता होगा एसिड कंपैरिजन जो होगा तीन तरह का कंसेप्ट आएंगे। एक उसे क्या कहते हैं, आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट और लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो अगर एक सब्सटेंस H प्लस रिलीज करेगा वो एसिड, अगर OH माइनस रिलीज करेगा वो बेस, वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा आर्हेनियस। अगर एक सब्सटेंस H प्लस रिलीज करेगा एसिड, H प्लस गेन करेगा बेस, वो हो जाएगा ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। उसे प्रोटॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। हाँ, नेक्स्ट आएगा लास्ट वेरी बेहतरीन, तो वो है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगर एक सब्सटेंस और स्पेसिस के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन अगर दे सकता है, तो हो जाएगा क्या, लुईस बेस। अगर एक स्पेसिस और एलिमेंट और जो भी होगा, जो स्पेसिस उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा, पाने की चाहत अगर ज़्यादा होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है, यानी वो लुईस एसिड की तरह काम करेगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो जो क्वेश्चन है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ एमंग RCOH, ROH, ROH, PHOH। ठीक, अभी चलते हैं। RCOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ROH क्या है, अल्कोहल। उसे तुम क्या कहते हो, अल्कानॉल, जैसे कि मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, जो भी होगा। PHOH का मतलब बेंजीन, OH, हाइड्रोक्सी बेंजीन जो कहते हैं, कार्बिनॉल जो तो कहते हो। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन जो करेंगे ना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। डिफरेंट तरीके से मतलब यहाँ पे थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कुछ ऐसे टर्म आएगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अच्छे से एक्सप्लेन करने शुरू करते हैं। चलो, सॉरी ये ज़्यादा हो गया। देखो, पहले हम शुरू करते हैं एसिड से कंपैरिजन में। उसके बाद कौन आएगा, अल्कोहल, ROH। उसके बाद बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल। पहले चीज जान लेते हैं। सपोज मान चलो HCl, इसको अगर हम एसिड कह रहे हैं, यानी वो H प्लस फर्निश करेगा, रिलीज करेगा। तो जो स्पेसीज जितना जल्दी H प्लस रिलीज करेगा और जितना ज़्यादा H प्लस रिलीज करेगा, वो स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। ठीक, अभी ये जो सब्सटेंस हम पानी के अंदर डालेंगे, तो जो H प्लस रिलीज होगा, Cl माइनस रिलीज होगा। तो आसान से शब्द में अगर कहें तो एक जो एसिड जो हम कहते हैं लेट HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा ना, तो उसमें से H जाने के बाद जो पार्ट बच गया ना, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो अभी मैंने इसी चीज बता रहा था, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, जिसमें अगर एक सब्सटेंस H प्लस रिलीज करेगा, उसे कहते हैं एसिड। अगर H प्लस ये रिलीज, अगर H प्लस रिलीज होगा तो एसिड, अगर H प्लस गेन होगा तो बेस। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट उभर कर आया था, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेप्ट। तो सिंपल सा ये थोड़ा सा जान लो, अगर एक स्पेसीज होगा HCl, इसमें H प्लस पार्ट है, H प्लस रिलीज हो जाएगा, यानी वो एसिड कहलाएगा। H प्लस रिलीज होने के बाद जो पार्ट रह जा रहा है, नेगेटिव पार्ट, दैट पार्ट इज कॉन्जुगेट बेस। तो अभी हर किसी चीज को भूल जाओ, सिर्फ याद रखो कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेप्ट। क्या, एक स्पेसीज होगा, उसमें से अगर H प्लस चले जाने के बाद जो पार्ट बच गया, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। अभी ये जो तीन है ना, इसमें से H पार्ट को निकाल देते हैं, तो ये जो आएगा R C डबल बॉन्ड O
O माइनस H+। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन। ये अल्कोहल व उसे कहते हैं अल्कानॉल। अगर इसमें से H चला जाएगा, ए पार्ट निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा RO माइनस H+। इसे कहते हैं, ये देखो, ये अल्काइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन, इसे कहते हैं अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन। बस यहां पे देखो, OH अगर बॉन्ड टूट जाएगा तो ये जो प्रोडक्ट आएगा इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। देखो मैंने क्यों कहा ये चीज थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखो अभी मैंने क्या बताया, एक ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट के जरिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक सब्सटेंस H+ रिलीज करेगा उसे कहते हैं एसिड, अगर वो H+ गेन करेगा उसे कहते हैं बेस। एक स्पेसीज H+ रिलीज होने के बाद जो पार्ट बच गया ना, उस पार्ट को कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। अभी ये RC⋯OH लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से जो H चले जाने के बाद जो पार्ट बच गया ना, RC⋯OH, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस, CB शॉर्ट में लिखा था CB। ये अल्कोहल था, H+ चले जाने के बाद जो बच गया उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। अभी ये फिनॉल था, अभी H+ जाने के बाद जो बच गया ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। तो हमको पता चल गया, जो एसिड कंपैरिजन करने वाले थे, जो कंपाउंड था उसमें से H निकाल दो तो जो बच जाएगा उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर तीनों कंपाउंड जो गिवन है ना, जिस वाले कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना एसिडिक वो होगा। यानी तुम ऐसे भी कह सकते हो, ये एक ड्राइविंग फोर्स पे तरह काम करेगा, ड्राइविंग फोर्स। अगर मान के चलो मेरे पास एक H बॉन्डेड है, H यहाँ पे है, मैं एक कंपाउंड हूँ, मेरे पास एक हाइड्रोजन जिंदा है, ठीक, यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, टूट जाने के बाद जो H+ निकल गया ना, यानी मैं एसिड का प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, मैं एसिडिक कहलाऊंगा ना। अगर H+ जाने के बाद मैं खुद स्टेबलाइज हो जाऊंगा, यानी मैं जितना जल्दी हो सके मैं ये बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा ना, जितना जल्दी हो सके मेरा एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाऊंगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज ऑफ H+ बाय शोइंग द कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी। एग्जैक्टली हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को फोकस कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस का किसका होगा। देखो तो हमको 3 मिल गया, RC⋯O माइनस कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस आएगा क्या, RO माइनस, फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस आएगा क्या, फिनॉक्साइड आयन। तो अभी मैंने क्या बताया, कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक। तो अभी हमको एक्सप्लेन करना है तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे लेस स्टेबल कौन है। जो जितना स्टेबल होगा उसका एसिड जो है ना, रेस्पेक्टिव एसिड, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। जिंदगी भर जितना भी कंपाउंड तुम्हारे आगे आएगा, अगर H+ रिलीज होने के बाद जो कंपाउंड बच जाएगा, जो पार्ट बच जाएगा उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। अगर उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो वो जो एसिडिक स्ट्रेंथ आगे के कैटेगरी में आ जाएगा। एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, एक एक कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे, उनका स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे, एक एक इफेक्ट को समझेंगे, उसके बाद उनका स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। देखते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। अच्छा कार्बोक्सिलेट आयन, अच्छा हमको एक चीज पता है, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस में क्या होता है, एक कंपाउंड का प्रॉपर्टी को, एक
स्पेसिस का प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम 2, 3 और 2 और मोर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाते हैं ना। एक्चुअल उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। एक्चुअल एग्जिस्टेंस किसका होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड का। यानी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम हाइपोथेटिकल ड्रॉ करते हैं उनका जितना भी प्रॉपर्टीज होगा, जितना कैरेक्टरिस्टिक, जितना क्वालिटी होगा, अगर कंबाइन कर देंगे जो स्ट्रक्चर आएगा उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, उसे कहते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बनाते हैं। कैसे होता है देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आता है देखते हैं। सी सिंगल बॉन्ड यहां हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा, ये दो जो स्ट्रक्चर है ना इसे कहते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। हाँ, इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी कह सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, स्ट्रक्चर 2 भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अगर दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, आर सी, ये ओ, ये ओ। ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज, ये तीनों ऑक्सीजन के बीच दो ऑक्सीजन और कार्बन इसी एरिया में, इसी एनवायरनमेंट में ऐसे ऐसे मूविंग कर रहा है, तो उससे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी इज द रेजोनेंस, दीज आर द आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, ये जो स्ट्रक्चर हुआ। अभी देखो एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे, धीरे धीरे चलते हैं। अच्छा देखो, अभी आर ओ माइनस, तो इसे क्या कहते हैं? आर अल्काइल ग्रुप, ओ माइनस ऑक्सीजन। तो ये जो कंबाइंड होकर जो आएगा उसे क्या कहते हैं? अल्कोक्साइड। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आर जो ग्रुप है ना वो प्लस आई ग्रुप, यानी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, फिर भी वो आर ग्रुप आ गया उसके साथ साथ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया। तो यानी एक में इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी अवेलेबल था, यहाँ पे फिर से और एक एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तुम्हें। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमेगा ना, ये वाला शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा देखो, नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है ना। उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा देखो, नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे कीटोन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ आएगा। ऑर्गेनिक में एरो नोटेशन जो दिया जाता है ना, कर्व्ड एरो, उसका पोजीशन सही होना चाहिए। अगर सही नहीं होगा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तुम्हारा, ठीक। अभी देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा क्या, देखो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड हो, ये शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा देखो, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। देखो माइनस। देखो हमको क्या एक्सप्लेन करना है? एसिडिक कैरेक्टर, तीनों के बीच कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, अल्कोहल। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या है? H+ रिलीज होने के बाद जो पार्ट बच जाएगा उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो हर किसी का कॉन्जुगेट बेस लिखा हो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड H+ रिलीज होने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन आएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस। अल्को का H+ रिलीज होने के बाद ROX आएगा, RO- आएगा, अल्कोक्साइड कहते हैं। फिनॉल का H+ रिलीज होने के बाद फिनॉक्साइड आएगा। हर किसी का कॉन्जुगेट लिखा हो ना। उसके बाद अभी मैंने क्या बताया, जिस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। अभी देखो, तो जितना स्टेबल उतना एसिडिक। तीनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लिख दिया ना, इसका तो नहीं होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस नहीं आएगा इसमें। देखो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी देखेंगे स्टेबिलिटी। अच्छा, रेजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट था, रेजोनेंस का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, माँ कसम बेहतरीन का मतलब बेहतरीन टू डी पावर बेहतरीन। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट था
दुनिया में जितने भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाते हैं, एक असल में ये उनका एग्जिस्टेंस, रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता, देयर इज नो रियल एग्जिस्टेंस, ओके। बट फिर भी हमको क्या ऑब्जर्व करना है, कौन से स्टेबल कौन से अनस्टेबल। क्यों? रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो कंबाइंड होता है ना, एक स्ट्रक्चर आता है उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अच्छे से कान खोल के सुन लो, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, उनका कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर आएगा उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, उनका कंट्रीब्यूशन होता है टू द टोटल स्ट्रक्चर। टोटल स्ट्रक्चर का मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो 4, 5, 6, 7 जितने भी हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, तो उन स्ट्रक्चर में से जो जितना स्टेबिलाइज्ड होगा वो उतना कंट्रीब्यूट करेगा टू द टोटल स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ। यानी अगर सपोज मान के चलो ये जो 5 स्ट्रक्चर है ना, तो 5 स्ट्रक्चर में से मान के चलो ये वाला मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल यानी लो एनर्जी स्टेट, यानी उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ना टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा होगा। मान के चलो इसके बाद ये थोड़ा स्टेबल है, इससे कम स्टेबल है, लेकिन ये इन तीनों से स्टेबल है, तो इसके बाद इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यानी जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो आएगा ना, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर आएगा कैसे बनेगा, हर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन से बनेगा। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टू द टोटल स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ। अभी हम क्या करेंगे, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे हैं ना, उनका स्टेबिलिटी स्टडी करेंगे। तो स्टेबिलिटी स्टडी करने का बहुत ही बेहतरीन चीज है क्या, 3-4 पॉइंट्स को हम फोकस रखेंगे। वो 3-4 पॉइंट में से पहला पॉइंट आएगा, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मांगते हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाँ 5 में से अगर एक स्ट्रक्चर में ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड है, बॉन्ड कोऑर्डिनेशन जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, कोवलेंट बॉन्ड जो कहते हो, तो जितना बॉन्ड ज्यादा होगा उतना स्टेबल वो होगा। क्लियर? अभी देखो समझ दो जितने स्ट्रक्चर है हर किसी का बॉन्ड सेम है, तो उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे कि अगर मान के चलो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 4-5 कंपाउंड है, 4 जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसमें से 3-4 हर किसी में तो एटम होगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। हाँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो एटम होते हैं ना, न्यूक्लियस जो होते हैं, एटम जितने भी होंगे उनका पोजीशन चेंज नहीं होगा, उनका पोजीशन कभी चेंज नहीं होगा। सपोज मान के चलो एक हाइड्रोजन इधर उधर हो गए, तो यानी जिस स्ट्रक्चर इधर उधर हो जाएगा उसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं कहलाएंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कंडीशन ये है, मेन इंपॉर्टेंट, जो लोकेशन होगा ना, जो पोजीशन होगा ना न्यूक्लियस का, जो एटम का, वो पोजीशन फिक्स चेंज नहीं होगा। हाँ, बॉन्ड चेंज हो सकते हैं, नंबर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना हर किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में होना चाहिए, और लोकेशन, एटम का लोकेशन भी हर किसी जगह पे जहां पे होगा पहला एक्चुअल स्ट्रक्चर में, उसी तरह उसी एरिया में उसी पोजीशन पे उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, तो अभी मैंने बताया क्या, जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 लिखा है ना, जिस स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा अनपेयर्ड बॉन्ड होंगे उतना स्टेबल होगा। सेकंड पॉइंट आएगा, अगर हर किसी में ऑक्सीजन एटम है, मान के चलो ऑक्सीजन एटम है, तो जिस ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना स्टेबिलाईज होगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, अगर 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर 5 में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, अगर उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वही तो चाहता है ना, मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो बहुत अच्छी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ माशाल्लाह पूरा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो स्टेबलाइज होगा। उसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर मान चलो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, सपोज मान चलो कार्बन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो नहीं है लेकिन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है, हाँ, तो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो भी स्टेबल हो सकता है। हाँ, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया वो स्टेबल आएगा।
कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कुछ आ गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो स्टेबल आ जाएगा। अगर एक कंपाउंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो लिखा हो ना, अगर एक कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यानी लाइक चार्ज अगर पास में आ जाएंगे वो अनस्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर दूर जा जाएंगे तो स्टेबलाइज हो जाएंगे ना। तो ऐसे कह सकते हैं 0.4 जे सेम चार्ज फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उसका ऑपोजिट एक पॉइंट क्या आएगा, ऑपोजिट चार्ज क्लोज टू ईच अदर। तो पहला पॉइंट क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा होंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड पॉइंट आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर नेगेटिव चार्ज, वो स्टेबल होगा। पॉइंट 3 क्या आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, वो स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, सेम चार्ज प्रेजेंट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो भी स्टेबलाइज होगा कंपाउंड। ऑपोजिट चार्ज क्लोज टू ईच अदर, पास पे होंगे तो अट्रैक्ट होंगे ना, स्टेबलाइज होंगे, लो एनर्जी स्टेट। लास्ट पॉइंट डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही खतरनाक पॉइंट। डिस्पर्सल का मतलब फैल जाना। समझ मान के चलो एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर एक कंपाउंड ऐसा भी आ गया उस नेगेटिव चार्ज 3 एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उस नेगेटिव चार्ज, तो वो कंपाउंड उतना स्टेबल हो जाएगा। क्यों, एक ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव, अगर वही नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो वो फैल गया ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं यहां आ रहा हूं। यहां पे RC डबल बॉन्ड O- है ना, तो इसी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा बाय इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहां आ गया इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन था ना 2 ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज हो रहे हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ना डिस्पर्स होकर स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो फिनोक्साइड में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये ज्यादा डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ऊपर था ना वो बहुत ही बेहतरीन डिस्पर्स हो रहा है। तो जितना ज्यादा डिस्पर्स बेहतरीन होगा उतना जो स्ट्रेस महसूस कम करेगा ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे मोर स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे लेस स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है तो है, तुम बताओ यहाँ भी तो ऑक्सीजन ऊपर माइनस था ना, लेकिन देखो कुदरत का करिश्मा देखो, कुदरत का करिश्मा। ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ क्या हो रहा है, बेंजीन के साथ डिलोकलाइज हो रहा है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, यानी उसे कहते हैं +R और +M इफेक्ट। कॉन्सेप्ट था ना, द इंटरेक्शन बिटवीन कॉन्जुगेटेड सिस्टम और ग्रुप और एटम। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, ये O- इलेक्ट्रॉन ऐसे कॉन्जुगेट होगा, ऐसे डिलोकलाइज होगा। तो देखो 5 स्ट्रक्चर में से सिर्फ 2 स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, और जो इलेक्ट्रॉन था वो बेंजीन के अंदर ऐसे गोल गोल घूम रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं होगा। एक दूसरी बात क्या है, R एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल। तो और एक क्लैरिटी देते हैं, तो RC डबल बॉन्ड O ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन ये मोर स्टेबल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो डिस्पर्स होगा ना बहुत ही ज्यादा डिस्पर्स होगा, इसलिए हाई स्टेबल। उसके बाद क्या आएगा, फिनोक्साइड आयन, ये भी स्टेबल, थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं, ये तो कुछ कह नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी किसका आया, ये वाला A। सबसे कम ये इसको B लिख लो, इसको C लिख लो। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर आएगा ABC। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक ऑर्डर। तो अभी एक क्लैरिटी दे रहा हूं, एक कंपोनेंट होगा H+ रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद जो पार्ट बच जाएगा उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अकॉर्डिंग टू सच कॉन्सेप्ट हम क्या अभी बता रहे हैं, जो स्पेसिस का जो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबलाइज होगा वो स्पेसिस उतना ज़्यादा एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। जो स्पेसिस का कॉन्जुगेट बेस जितना कम
स्टेबल होगा उतना कम एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो यानी ये तीनों में से यहाँ पे ज़्यादा डिस्पर्स हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो ये मोर स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, यहाँ पे डिस्पर्स होने का कोई चांस ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन के एटम के ऊपर है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, ये उससे कम स्टेबल। यहाँ ये हालांकि अच्छा खासा स्टेबल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसके मामले में ये कम है, ये तो कुछ भी नहीं। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, कार्बोक्सिलेट इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड। तो अगर ये मोर स्टेबल होगा, उसका जो एसिड है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।